नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने हिंदी मास्टर कैडर की टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट करी हुई है। हमने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमांकन और नामकरण। तो जो मुख्य इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का नामकरण और उसका काल विभाजन करा था, हमने वहीं से स्टार्ट करा है। सबसे पहले जो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो थे गारसादा तासी। दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे शिव सिंह सेंगर। फिर तीसरे नंबर पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर चौथे नंबर पर हमने मिश्र बंधुओं के बारे में करा था। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज की महत्वपूर्ण क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा नाम रहा है। ये प्रमुख इतिहासकार हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। तो इनके विषय में आज हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चलिए आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण में इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने ही सुव्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन करा था, उसका नामकरण करा था, जिसको आगे के इतिहासकारों ने अपना आधार बनाया था। तो इनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में लिखना इसलिए भी जरूरी है कि आगे मास्टर कैडर के सिलेबस में भी इसके बारे में निबंधकार, आलोचक के रूप में इनके बारे में पूछा जाता ही रहेगा, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो इनका परिचय लिखिए आप। हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। ठीक है, इन्होंने हिंदी में, जो आचार्य शुक्ल थे, उन्होंने हिंदी को जो था, हिंदी का जो साहित्य था उसको सुव्यवस्थित ढंग से हमारे सामने लाया। ठीक है, पहले बिखरा पड़ा था सारा का सारा। इन्होंने हिंदी के जो कवि थे, लेखक थे, उनको छांट कर फिर उनको हिंदी साहित्य में स्थान दिया। हिंदी में सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय शुक्ल जी को है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते होते कि हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित रूप से हमारे सामने किसने प्रस्तुत करा, तो जाहिर है कि आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? अगोना गांव, नाम लिख लीजिए, अगोना गांव। ये मास्टर कैडर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए उनके जन्म के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है। सब जो मैं आपको बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब पिता चंद्रबली शुक्ल, पत्नी सावित्री देवी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आचार्य शुक्ल की पत्नी का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये 1908 में, जो ये सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आपको जो मैं लिखवाऊंगी। 1908 में लिखिए, ये इम्पोर्टेंट तिथि है, इनकी याद रखिए। 1908 ईस्वी में ये काशी आए। तो यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ पर इन्हें नागरी प्रचारणी सभा में
यहाँ पर शुक्ल जी को नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी कोश के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, 1908 ईस्वी में जो काशी क्यों आए थे, इनको नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी कोश के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रधान संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधान संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखी। ठीक है, भूमिका लिखी। अब जो इन्होंने भूमिका लिखी थी ना, यही बाद में एक खुली पुस्तक के रूप में, खुले ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया था 1929 ईस्वी को, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। ठीक है, यही भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। यह पहले किसमें लिखी थी उन्होंने? हिंदी कोश। ठीक है, हिंदी कोश शब्द सागर था जिसकी भूमिका आचार्य शुक्ल ने लिखी थी। लिखे जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो भूमिका है यही बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको पता ही आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कितना प्रसिद्ध है। इसी को आधार बनाकर आगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन करा गया था, उसका नामकरण करा गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब एक और इम्पोर्टेंट डेट आचार्य शुक्ल के जीवन से संबंधित 1919 ईस्वी। ठीक है, तो इसके इन्होंने अपनी अच्छा काम करा इसमें। तो इसके बाद इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया गया। ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी करवा सकती हूँ, पर आचार्य शुक्ल इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने साथ ही करवा दिया कि काल विभाजन के साथ ही आप इसको कर लें, आगे जा कर के भी करना ही है। आगे 1937 ईस्वी, पहले इनको हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया गया, फिर बाद में इनको हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। हिंदी विभाग अध्यक्ष। ठीक है, 1937 ईस्वी में हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनकी डेट्स को आपने ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल का वो ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण का आधार बना था, लिखिए उनके ग्रंथ का नाम। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। अब प्रकाशन कहाँ हुआ था? प्रकाशन अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसका प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ था।
आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर क्या था? ये कोश था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। अब भूमिका का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास किसकी भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्लाइन ये भी साथ में ऐड कर लीजिए, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। कवि इस ग्रंथ में कितने कवि थे? 1000 कवियों और लेखकों। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने कितने कवि और लेखक लिए थे? 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। इससे पहले मिश्र बंधुओं की कवियों लेखकों की संख्या तो 5000 तक पहुंच गई थी, पर आचार्य शुक्ल ने क्या करा? उसको सीमित करा। जिन कवियों का हिंदी साहित्य की दृष्टि से महत्व था, उन कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया, दूसरे कवियों को नहीं दिया। आइए अब हम देखते हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने कैसे काल विभाजन करा था। काल विभाजन, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने नाम दिया था जो अपने काल विभाजन को, वो था आदिकाल। एक्चुअली उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। आदिकाल तो उन्होंने ये बताया था कि पहले के कवियों ने ये आदिकाल नाम दिया, उसको मैं वीर गाथा काल कहना अधिक अच्छा समझूंगा, या अधिक मान्य वीर गाथा काल है इस काल का नाम। ठीक है, इसका समय रहा है संवत 1050 विक्रम से 1375 विक्रम तक। ठीक है, फिर दूसरा जो इन्होंने दिया है काल, पूर्व मध्य काल को इन्होंने क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। इसको इन्होंने भक्ति काल कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल। इसका समय रहा है संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम तक। अब भक्ति काल को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, निर्गुण और सगुण के बारे में। वैसे निर्गुण का मतलब होता है कि जिसमें ईश्वर को मूर्ति के रूप में ना माना जाए, भावना के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया जाए। और सगुण में होता है कि ईश्वर के रूप की पूजा की जाए। ठीक है, निर्गुण धारा को भी आगे दो भागों में विभाजित किया है इन्होंने, ज्ञानाश्रयी शाखा और यह है दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। अब सगुण धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। काल जिसे दूसरे कवियों ने उत्तर मध्य काल कहा था,
इसे इन्होंने रीतिकाल कहना श्रेष्ठ माना है। इस काल का नाम इन्होंने रखा है रीतिकाल। इस काल को भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित करा था। एक तो थे रीतिबद्ध कवि, और दूसरे हैं हमारी रीति सिद्ध कवि, और तीसरे हैं रीतिमुक्त। ठीक है, ऐसे इसको भी 3 भागों में इन्होंने विभाजित करा। इसका समय लिखिए संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। अब चौथा काल इन्होंने जो विभाजन करा था हमारा, वो था आधुनिक काल, जिसको अन्य कवियों ने नाम दिया। इन्होंने इस काल को गद्य काल कहना श्रेयस्कर माना है। इस काल का क्या नाम दिया इन्होंने? गद्य काल। संवत 1900 विक्रम से 1984 विक्रम तक। ठीक है, ये आप इसका काल विभाजन का समय और कितनी शाखाओं में बांटा, बातों का आपने ध्यान में रखना है। और शुक्ल जी ने प्रथम काल को क्या कहा था? वीरगाथा काल। द्वितीय काल को क्या कहा? भक्ति काल। और तृतीय काल को क्या कहा था? रीति काल। और जो हमारा आधुनिक काल बाकी कवियों ने कहा था, इसको उन्होंने गद्य काल कहा। ये कोष्टक में जो नाम दिए गए हैं, शुक्ल जी को ये नाम मान्य है, बाकी के नाम उन्होंने ये बताया है कि बाकी के कवियों ने या बाकी के इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिए थे। ठीक है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि उन्होंने 2 नाम दिए हुए हैं। शुक्ल जी ने ये वाले नाम माने हैं जो कोष्टक में दिए हुए हैं, और आपने इसका समय याद रखना है। इस प्रकार इन्होंने अपना ये काल विभाजन हमारे सम्मुख रखा, जो आगे के काल विभाजन के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे कि आगे के लिए मैं भी मोटिवेट हूँ कि आगे की क्लासेस अच्छे से अच्छी हम और कर सकें। और आपको कोई कमी लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और कुछ अच्छा लगे वो भी आप बताएं। तो इससे क्या होता है, एक लिंक बनता है, मोटिवेशन मिलती है हमें क्लास करने के लिए। ओके, थैंक यू जी।